हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम जो टॉपिक जो था जिसका डिस्कस कर रहे थे वाटर एब्जॉर्प्शन का। तो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए हमने फर्स्ट जो एक स्ट्रक्चर की थी, जिसमें रूट स्ट्रक्चर, इसके बाद रूट के जो पार्ट थे उनका डिस्कस किया था। इसके बाद हम बात करते हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म, यानी यदि हम बात करें कि वाटर एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म की, तो वाटर एब्जॉर्प्शन की जो मैकेनिज्म है, तो इसकी बात करें तो इसे टू टाइप से डिवाइड किया हुआ है। एक तो है एक्टिव एक्टिव एब्जॉर्प्शन, और सेकंड जो पार्ट रहता है वो रहता है पेसिव पेसिव एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की यदि हम बात करें डेफिनेशन की या इसका मीनिंग, तो देखिए यहां पर जो ये पार्ट है, ये पार्ट रहता है सोयल का, सोयल है। तो सोयल के पार्ट की बात करें तो सोयल के पार्टिकल्स हैं, इनके साथ में वाटर पार्टिकल्स भी प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ ये जो वाटर के जो पार्टिकल्स रहते हैं, इन वाटर के पार्टिकल्स की यदि हम बात करें तो ये यहाँ सोयल से रूट की सेल्स में कैसे एंट्री करते हैं, यही वाटर एब्जॉर्प्शन है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन का कि सोयल में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल से रूट हेयर के थ्रू किस प्रकार से रूट के जाइलम में एंट्री करते हैं या किस प्रकार से रूट की सेल्स में एंट्री करते हैं, इस प्रोसेस को हम वाटर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब ये कैसे वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, कैसे रूट अपने अंदर वाटर को ये कहे कि खींच लेती है। देखिए, जो सोयल से रूट जो रहती है वो वाटर जो है उसको किस प्रकार से अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अपनी ओर ये कहे खींचती है उनको। तो इसी बेस पर इसके हम ये कहें कि मैकेनिज्म जो दी गई उसको टू पार्ट्स में एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन। यदि बात करें एक्टिव एब्जॉर्प्शन की, तो जहां एक्टिव वर्डिंग आ जाए इसका मतलब ये रहेगा कि लिविंग सेल और साथ में दूसरा पार्ट रहेगा एनर्जी। लिविंग सेल एंड एनर्जी जो रहती है, ये जो दोनों पार्ट रहते हैं ये इन्वॉल्व होंगे इस मैकेनिज्म, वो रहेगा एक्टिव एब्जॉर्प्शन। यदि हम बात करें कि पैसिव एब्जॉर्प्शन की, तो इसके अंदर एनर्जी जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगी, ये इनके अंदर है। तो देखिए, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम ये कहें एनर्जी यूज में आएगी, और जो सेल्स यूज में आएंगी, या फिर कहें जो एब्जॉर्प्शन के लिए जो फोर्स जो प्रोवाइड किया जाएगा, वह फोर्स लिविंग सेल्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। यदि हम बात करें पैसिव एब्जॉर्प्शन की, तो इसमें जो फोर्स जो रहेगा वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए जो फोर्स लिया जाएगा, वह जो फोर्स रहेगा उस फोर्स की बात करें लिविंग सेल के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये दो मेन डिफरेंस रहेंगे। अब हम फर्स्ट थ्योरी की बात करें या फिर कहें एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये जो पार्ट है इसकी बात करते हैं। तो अब देखिए कि हमने ये कहा इस पार्ट के अंदर ये दो पार्ट इन्वॉल्व होंगे। यहां पर हम बात करें तो इस प्रकार का जो एब्जॉर्प्शन रहता है, यानी इस टाइप के एब्जॉर्प्शन में रूट की लिविंग सेल वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए फोर्स प्रोवाइड करती हैं। वाटर को जो अपनी ओर खींचने के लिए जो एक फोर्स प्रोड्यूस करेंगी, वो फोर्स रूट की लिविंग सेल प्रोड्यूस करती है। तो यहां पर ये हुआ कि लिविंग सेल इन्वॉल्व हुई। साथ में यहाँ पर कई बार एब्जॉर्प्शन देखिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग और उसके अपोजिट भी होता है। तो यदि डाइल्यूट है, यानी इधर जो साल्ट कम है और रूट में साल्ट अधिक है, यानी रूट का सॉल्यूशन कंसंट्रेट है और इधर सोयल का सॉल्यूशन डाइल्यूट है, तो एंट्री जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जाएंगे। लेकिन अपोजिट भी हो जाता है कि इधर डाइल्यूट और इधर कंसंट्रेट,
तो नॉर्मली ऑस्मोसिस ये कहता है कि डाइल्यूट से कंसंट्रेट इधर आना चाहिए, जब नहीं फिर भी उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, उस समय एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जाती है। देखिए यदि हम बात करें कि नीचे जैसे जो पानी का जो टैंक है उसमें से ऊपर पानी पहुंचाना होता है, तो हमें एनर्जी की या मोटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यदि इस रिक्वायरमेंट की बात करें तो हम ये कहते हैं कि एनर्जी जो है उसकी रिक्वायरमेंट हुई, साथ में जो फोर्स प्रोवाइड किया वो मोटर ने किया, इस तरीके से होता है। तो यहां पर एनर्जी और जो दूसरा जो सेल्स होते हैं उनको यूज में लेंगे। अब देखिए यहां पर ये किस तरीके से होता है। देखिए ये जो सोयल सॉल्यूशन है इसकी यदि हम बात करें तो सोयल सॉल्यूशन के अंदर हम ये कहें कि लगभग 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर रहता है। ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कितना रहता है, 1 एटमॉस्फेयर। लेकिन इस सेल के अंदर जो प्रेशर रहता है वो अधिक रहता है, और यहां पर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, इस तरीके से। तो यदि रूट में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इधर है, यानी ये कहें कि यहां पर कंसंट्रेट और यहां पर हुआ डाइल्यूट। तो डाइल्यूट से कंसंट्रेट की और वाटर मॉलिक्यूल जो रहेंगे वो इस रूट हेयर के थ्रू एंट्री कर जाएंगे। देखिए कैसे करेंगे, इधर डाइल्यूट है, वाटर अधिक है, इधर कंसंट्रेट है, वाटर कम है, तो डाइल्यूट से कंसंट्रेट की ओर। तो जो फोर्स प्रोवाइड हुआ इन सेल्स के अंदर कंसंट्रेशन की वजह से हुआ, कि इन सेल्स में जो कंसंट्रेशन बनी हुई है उस कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग जो रहता है वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। एक तो हुई कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन कई बार हम ऐसे देखते हैं कि जैसे जो साल्टी जो जिसके अंदर जो साल्ट अधिक रहते हैं, ऐसी जो सोयल रहती है जिसमें साल्ट अधिक है, तो साल्ट अधिक है वहां कंसंट्रेशन यहां अधिक हो जाती है और इधर हो जाता है डाइल्यूट। देखिए दोनों चीजें कि इधर कंसंट्रेट और इधर हो जाता है डाइल्यूट। तो यहां पर जल है डाइल्यूट से कंसंट्रेट की ओर इधर आना चाहिए। नॉर्मली क्या होगा, कंसंट्रेट ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वाटर मॉलिक्यूल रूट से इधर होना चाहिए, लेकिन यहां पर एनर्जी को यूज में लिया जाता है और एनर्जी को यूज में लेते हुए कंसंट्रेट से डाइल्यूट की ओर, लेकिन ये एनर्जी को यूज में लेते हुए वाटर मॉलिक्यूल को रूट में एंट्री करवा दी जाती है। तो इस समय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट वाटर मॉलिक्यूल सोयल से रूट में एंट्री करेंगे, लेकिन एनर्जी को यूज में लेके, और जो एनर्जी रहती है वो हमेशा रूट के अंदर या कहीं कोई भी लिविंग सेल है उसमें एनर्जी एटीपी के रूप में यूज में आती है। तो ये तो था एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड इसकी मैकेनिज्म की, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए फिर कि यहाँ पर जो रहता है कि रूट के जो है इसकी सेल्स एंड एनर्जी यूज में लिया जाएगा। यहाँ पर जो फोर्स जो रहता है वाटर को एब्जॉर्ब करने का फोर्स रहता है वो रूट की जो सेल्स होती है वो प्रोड्यूस करेंगी। इसके बाद जो सेकंड थ्योरी है वो आती है पेसिव। तो देखिए पेसिव के अंदर क्या होगा, पैसिव एब्जॉर्प्शन। अगर पैसिव एब्जॉर्प्शन की यदि हम बात करें तो ये जो फोर्स रहता है या कहें कि जो वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए जो फोर्स रहता है वो इधर इस सेल से प्रोवाइड नहीं होगा बल्कि इन्वायरमेंट से प्रोड्यूस होता है। प्लांट की जो सेल होंगी वो तो केवल एक पाथ जो रहता है या कहें कि एक प्रकार से जाने के लिए जो वे प्रोवाइड करती हैं, एक रास्ता दिखाती हैं, कोई फंक्शन नहीं करती हैं, कोई एनर्जी काम में नहीं लेती हैं, कोई भी काम नहीं करती हैं, केवल ये कहेंगे कि इधर से जाना है, बस इतना सा करती है। तो इस तरीके से अब फोर्स है वो कैसे प्रोवाइड हुआ, अब हम इसकी बात करते हैं। तो जो फोर्स प्रोवाइड होने की बात करें तो देखिए यहां पर है इन्वायरमेंट। तो ये जो चारों ओर इन्वायरमेंट है, और यदि यहां पर बात करें तो वो लीफ है, प्लांट की लीफ, और इधर उसका इन्वायरमेंट। मैंने ये स्ट्रक्चर जैसे पहले के वीडियो में बताई थी कि कौन सा पार्ट क्या है। लीफ की बात करें तो इसके अंदर स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा जो रंध्र पाए जाते, पोर होते हैं इसके अंदर, और इसके पास यदि बात करें इंटरसेलुलर स्पेस होता है कि ये इंटरसेलुलर स्पेस हुआ ये पार्ट।
अब जब स्टोमेटा ओपन होंगे तो यहां से जो वाटर वेपर रहती है वो आउटसाइड में आ जाएगी, यानी वाटर वेपर है वो स्टोमेटा से इन्वायरमेंट में चली जाएगी। अब इन्वायरमेंट में जैसे वाटर वेपर जाएगी तो इस समय यहां पर वाटर वेपर या वाटर मॉलिक्यूल्स की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स की डेफिशिएंसी हुई। तो देखिए डेफिशिएंसी किसके कारण हुई, जब ये इन्वायरमेंट में ये वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं। यदि इन्वायरमेंट में नहीं आते हैं तो यहां पर भी वाटर मॉलिक्यूल्स की कोई डेफिशिएंसी नहीं होती है, कोई कमी नहीं होती है। तो वाटर मॉलिक्यूल इन्वायरमेंट में आए, यहां पर जो है डेफिशिएंसी हुई। अब इस जगह पर देखिए कि जैसे यहां पर वाटर की कमी होगी तो हम ये कहते हैं ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग इस सेल्स जो है यहाँ की डीपीडी, इस सेल्स का वाटर इस पार्ट में आ जाएगा, यानी इन जो सेल्स हैं इनका वाटर आ जाएगा इन सेल्स से बाहर, इस तरीके से। तो ये जो सेल है इनकी डीपीडी है वो डिक्रीज हो जाएगी। देखिए यही एक लाइन है, यदि ये समझ में आती है तो यहां तक का पार्ट आ जाएगा। तो एक बार इसको फिर से देखिए कि जैसे इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर वाटर वेपर है, स्टोमेटा ओपन होंगे, वाटर वेपर इंटरसेलुलर स्पेस से इन्वायरमेंट में आ जाएगी, यहां पर वाटर वेपर की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये जो इस इंटरसेलुलर स्पेस की जो सेल है इनसे वाटर वेपर फिर इस इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाएगा, और जब इस स्पेस में आ जाता है तो यहां पर देखिए कि जैसे इस स्पेस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल आएंगे तो यहां पर जो है H2O की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और वाटर मॉलिक्यूल की कमी होना इसका मतलब डीपीडी का इंक्रीज होना, डीपीडी इंक्रीज और वाटर मॉलिक्यूल की कमी अपोजिट है। जैसे किसी सेल में वाटर मॉलिक्यूल की कमी होती है उसी के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन की पावर बढ़ जाती है या कहीं डीपीडी की पावर बढ़ जाती है। अब इसकी डीपीडी इंक्रीज हो गई, वाटर इधर आ गया। अब ये क्या करते हैं कि जो लीफ का जाइलम रहता है उस जाइलम से वाटर को इधर खींचेंगे, क्योंकि इसकी डीपीडी अधिक और इसकी कम, वाटर मॉलिक्यूल इन सेल्स में आ जाएंगे। और जब वाटर मॉलिक्यूल्स इन सेल्स में आएंगे तो अब इनकी डीपीडी तो कम हो जाएगी, लेकिन इसकी डीपीडी, क्योंकि इसमें से जल इसमें आ गया तो इसकी डीपीडी इंक्रीज हो जाएगी। अब यहां पर लीफ के जाइलम की डीपीडी इंक्रीज होगी तो लीफ का जाइलम, स्टेम के जाइलम जो रहेंगे इन सेल से वाटर मॉलिक्यूल को अपनी ओर खींचेंगे, जैसे खींचेंगे इनकी डीपीडी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए एक बार फिर यहां से कि इस सेल ने अपने वाटर मॉलिक्यूल इधर भेजे, इसकी डीपीडी जो है, इसकी डीपीडी इंक्रीज हो जाएगी और ये इससे वाटर मॉलिक्यूल खींचेगी। अब जैसे इससे वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगी तो इसकी डीपीडी तो इंक्रीज हो जाएगी और इसकी डीपीडी डिक्रीज हो जाएगी। तो देखिए जो वाटर को खींच लेगी उसकी तो डीपीडी इंक्रीज हो जाएगी और जिससे वाटर मॉलिक्यूल ले लेंगे उसकी डीपीडी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे लगातार यही रहेगा। अब ये स्टेम का जो जाइलम है, इस जाइलम में वाटर की कमी होगी तो ये रूट के जाइलम से वाटर को खींचेगा तो रूट के जाइलम की डीपीडी इंक्रीज हो जाएगी। रूट के जाइलम जो है, अब ये देखिए यहां पर कि जो एंडोडर्मिस है, इस एंडोडर्मिस की सेल से वाटर को खींचेंगे। इसके बाद ये जो है कोर्टेक्स पार्ट की सेल होती है, इनसे वाटर को खींचा जाएगा, इनकी डीपीडी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये अपने नजदीकी सेल से खींचेंगे वाटर मॉलिक्यूल, इनकी डीपीडी इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद ये वाटर मॉलिक्यूल्स को रूट हेयर से एब्जॉर्ब करेंगे। अब रूट एयर की डीपीडी इंक्रीज होगी, सेल की डिक्रीज होगी। अब ये क्या करेंगे कि सोयल से, यानी जैसे डीपीडी जो है इसकी इंक्रीज होगी तो ये सोयल से वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एंटर कर जाते हैं, क्योंकि सोयल की डीपीडी कम रहती है इसके कंपैरिजन में। इस प्रकार यदि हम बात करें तो देखिए इन्वायरमेंट से एक फोर्स था वो प्रोड्यूस हुआ इस वाटर को अपनी ओर एब्जॉर्ब करने के लिए या खींचने के लिए। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि ये जो फोर्स रहता है ये इन्वायरमेंट ने प्रोड्यूस किया। इनमें ये जो सेल्स होती हैं इन्होंने कोई रोल प्ले नहीं किया, कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं, बल्कि वाटर को जाने के लिए एक मार्ग प्रोवाइड कर रहे हैं कि वाटर को इधर से जाना है या फिर इधर से जाना है। केवल ये एक जो
इनका एक कहें कि एक पाथ जो रहता है या वे जो रहता है वो प्रोवाइड करती हैं, बाकी ये सेल्स कोई फंक्शन नहीं कर रही है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये हुआ पेसिव ट्रांसपोर्ट। देखिए बिल्कुल सेम मैकेनिज्म जो है एसेंट ऑफ सेप के अंदर भी बिल्कुल सेम यहीं से होगा, एक थ्योरी के अंदर यहां तक चलेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, दोनों एक ही पार्ट है। अब इसके बाद हम बात करें कि वाटर का जो है, देखिए अब अगला पार्ट यदि हम देखें तो इस तरीके से देखिए कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो यहां से यानी सोयल जो है, इस सोयल से यहां तक कैसे आते हैं। देखिए बीच में ये क्या है, कैस्पेरियन पट्टी स्लिट जो है, कैस्पेरियन स्प्लिट। तो कैस्पेरियन स्प्लिट है, ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स कभी भी ऐसे नहीं जाएंगे, यानी ऐसे एंट्री नहीं करेंगे, ऐसे एंट्री नहीं करेंगे। जो मैंने ये डायग्राम के टाइम भी बताया था कि कैस्पेरियन जो स्प्लिट रहती है वो ये कहें कि वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है, कि वाटर इधर नहीं जा सकता है। हमने ये कहा जहां जाइलम है इसके बिल्कुल फेस के अंदर जो एंडोडर्मिस की जो सेल्स रहती है उनमें कुछ सेल्स जाइलम की जो फेस के पास में है उनके अंदर कैस्पेरियन पट्टी जो है वो एब्सेंट होती है। तो केवल वाटर मॉलिक्यूल से इस सेल से ही जा सकते हैं, इस सेल से वाटर मॉलिक्यूल नहीं जाएंगे। देखिए क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कैस्पेरियन स्प्लिट बनी हुई है ये, तो इसलिए इधर से नहीं जाएंगे, केवल इसी साइड से जाएंगे। अब ये यहां से यहां तक कैसे आए, अब इसकी बात करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल से ये एक सेल से अगली सेल में कैसे जाते हैं, कि जैसे इस सेल से इस सेल में कैसे आए, इस सेल से इसमें, यानी ये कहें कि सेल टू सेल कैसे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पहुंच रहे हैं। तो इस सेल से इसमें या यहाँ या फिर यहाँ कैसे जा रहे हैं, अब इसको देखते हैं। इसके लिए जो वाटर की जो है इसके जाने के जो पाथ जो रहते हैं उनकी बात करें तो 3 पाथ रहते हैं। अब देखिए किस तरीके से रहते हैं ये। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर है कि पाथ ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। कि मैंने ये कहा कि यहाँ पर जो वाटर है वो उन मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन हुआ, तो यहाँ से सेल टू सेल किस प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होते हैं। कि एक सेल जो है जैसे इस सेल से इस सेल के अंदर, इससे इसके अंदर, यानी एक सेल से नेक्स्ट जो सेल होती है उसमें वाटर मॉलिक्यूल का जो ट्रांसफर होने की यदि हम बात करें तो उसी को हम कह रहे हैं कि पाथ ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर मेन रूप से ये फंक्शन रहता है यहां से इस जाइलम तक, एंड रूट हेयर से रूट जाइलम तक वाटर मॉलिक्यूल्स 3 पाथ के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। वो 3 पाथ कौन कौन से हैं जिनके थ्रू ये ट्रांसफर होते हैं। तो इसमें से जो फर्स्ट पाथ है उसकी यदि बात करें तो जैसे एपोप्लास्ट, इसके बाद सेकंड यदि बात करें तो सिम्प्लास्ट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, एपोप्लास्ट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, और थर्ड जो रहता है वैक्यूलर वाटर एब्जॉर्प्शन। तो ये 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट एपोप्लास्ट, सेकंड सिम्प्लास्ट, और थर्ड रहता है वैक्यूलर। देखिए मैं इनके तीनों के डिफरेंस बता देता हूं। फर्स्ट में एपोप्लास्ट नॉन लिविंग पार्ट रहेगा सेल का, सिम्प्लास्ट लिविंग पार्ट रहेगा, और वैक्यूलर वैक्यूल से इन्वॉल्व होगी। तो सेल में देखिए कि नॉन लिविंग पार्ट जो रहते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस, एक सेल और अदर जो सेल होती है उनके बीच में जो स्पेस रहता है नॉन लिविंग है, इंट्रासेलुलर स्पेस। इसके बाद सेल वॉल यानी सेल मेम्ब्रेन से आउटर साइड का पार्ट है वो भी नॉन लिविंग है, यानी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप रहता है वो गैप भी नॉन लिविंग है। इसके बाद हम बात करें कि जैसे साइटोप्लाज्म
या प्रोटोप्लाज्म की जो लिविंग पार्ट होता है, और एक हमने वैक्यूलर जो है उसको हमने बिल्कुल अलग किया है। तो यदि ये स्थिति हम देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, जो फर्स्ट जो है हम इसकी बात करते हैं एपोप्लास्ट, कि एपोप्लास्ट में सेल टू सेल, तो देखिए एक सेल ये है, एक सेल ये, और ये सेल, तो हमने ये सेल बनाई है। अब इनमें देखिए कैसे ये वाटर मॉलिक्यूल्स जाते हैं। सबसे फर्स्ट में बात करें, देखिए प्लांट सेल की सेल वॉल जो है उनमें होता है प्लाज्मा डेस्मेटा, और प्लाज्मा डेस्मेटा हम ये कहें कि एक प्रोटीन के फाइबर रहते हैं जो एक सेल जो है उसके नियर बाई जो अदर सेल्स होती है उसको कनेक्ट करने का फंक्शन करता है। तो यहां पर देखिए कि वाटर मॉलिक्यूल्स जैसे यहां से एंट्री कर गए, इस तरीके से सोयल से ऐसे एंट्री कर गए, ये वाटर मॉलिक्यूल्स, ये जो है हमने देखिए सेल वॉल ये पार्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये पार्ट हुआ साइटोप्लाज्म, ये जो पार्ट है, यदि हम बात करें ये पार्ट हो गया साइटोप्लाज्म, तो ये हुआ साइटोप्लाज्म। अब ये सभी पार्ट हुए। सबसे फर्स्ट एपोप्लास्ट की बात करें तो देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग पार्ट होता है, इससे अंदर तो होगा ही नहीं, यानी इससे और इसके बीच में नहीं हो सकता है यूज, ये होगा। और सेल के बीच में जो गैप रहता है इन गैप की बात करेंगे, जैसे सेल टू सेल जो गैप रहते हैं इन गैप की बात करेंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल से ये सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एंट्री करते हैं ऐसे, जैसे ये पार्ट। इसके बाद इनके बीच के गैप से फिर से अगली सेल में एंट्री कर जाते हैं इस तरीके से। तो देखिए ये लिविंग पार्ट में नहीं आए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड में ही है, इस तरीके से। ये सेल है, इस सेल से फिर ये आउटर साइड में इंट्रासेलुलर जो स्पेस यहां पर रहता है इसके थ्रू होता हुआ ये अदर सेल में, इस तरीके से ये जो पार्ट रहते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक सेल से नेक्स्ट सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल चले गए। तो ये जो पाथ था ये था फर्स्ट नंबर, या फिर कहें एपोप्लास्ट, जिसमें लिविंग पार्ट यूज में नहीं आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर ही वाटर मॉलिक्यूल जा रहे हैं। सेकंड आ जाता है जिसके अंदर हम बात करें इस पार्ट की, तो ये जो पार्ट रहता है, अब देखिए कि ये प्लाज्मा डेस्मेटा है, एक प्लाज्मा डेस्मेटा से ये इस तरीके से, देखिए ये इस तरीके से एंट्री करेगा, इस तरीके ऐसे एंट्री करेगा कि प्लाज्मा डेस्मेटा के थ्रू अदर सेल में चला जाएगा, इसके नेक्स्ट रहेगी उसमें। तो यहां पर ये साइटोप्लाज्म है, देखिए ये पार्ट साइटोप्लाज्म है, इसका मतलब ये लिविंग पार्ट है। तो लिविंग पार्ट हुआ, इस लिविंग पार्ट के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे एक सेल से नेक्स्ट सेल में जा रहे हैं, इसीलिए ये जो सेकंड पार्ट हुआ इसको हमने कहा सिम्प्लास्ट। तो ये हुआ सिम्प्लास्ट। तो सिम्प्लास्ट में क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के थ्रू जाएगा। तो यहां पर एक सेल से नेक्स्ट सेल में जाएगा, वो जाएगा प्लाज्मा डेस्मेटा के थ्रू। तो प्लाज्मा डेस्मेटा के थ्रू जा रहे हैं, देखिए ये इंटरसेलुलर स्पेस इनको यूज में नहीं कर रहे हैं। प्लाज्मा डेस्मेटा में हमने ये कहा कि फाइबर जो रहता है जिसके थ्रू जो रहता है सब्सटेंस रहते हैं उनको एक्सचेंज किया जाता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे जा रहे हैं। तो यहाँ पर नॉन लिविंग पार्ट को यूज में नहीं लेते हुए लिविंग पार्ट को यूज में लिया गया है। अब ये जो पार्ट रहता है इसके अंदर सबसे मैक्सिमम बैरियर होते हैं। इसके बाद आ जाता है थर्ड पार्ट की, यदि हम बात करें तो थर्ड पार्ट देखिए कि ये आ जाता है कि जैसे इस तरीके साइटोप्लाज्म से ये वैक्यूल्स जो रहता है इस वैक्यूल्स के अंदर एंटर कर जाता है, और वैक्यूल्स से फिर ये इस तरीके से अगली जो सेल होती है उसमें, फिर वैक्यूल्स में, फिर अगली सेल में, इस तरीके से। देखिए इस प्रकार के ट्रांसफर होंगे। उस ट्रांसफर के अंदर कभी भी प्लाज्मा डेस्मेटा यूज नहीं आएगा, प्लाज्मा डेस्मेटा को छोड़ करके जो दूसरा पार्ट रहेगा उसके थ्रू जाएंगे। तो ये वैक्यूल्स में, इसके बाद जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए जाएंगे। तो इसे कहा गया हमें
थर्ड जो पार्ट रहता है या कहे वैक्यूलर जो पार्ट रहता है, थर्ड नंबर का वैक्यूलर पाथ, एपोप्लास्ट पाथ, पाथ ये जो है, और ये भी हुआ। तो इस प्रकार से ये थ्री जो पाथ है, इन थ्री पाथ के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल से रूट के जाइलम में आते हैं। रूट के जाइलम से लीफ तक कैसे जाएंगे, किस प्रकार से इनको ऊपर की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट भेजा जाएगा, तो ये एक अलग से मेथड आता है अपना।